वन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 9 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ डेली के डेली अपलोड हो जाती है मेरे टेलीग्राम पर। अगर आपको मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। डेली का ये जो वीडियो रहता है करंट अफेयर का, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप ये एश्योर कर लें कि आप टेलीग्राम आपने सही ही ज्वाइन किया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि जब आप सर्च करने जाओगे तो वहां पर कई सारे फेक अकाउंट्स भी मेरे नाम से बने हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उनको कंटेंट नहीं मिल पाता है। तो आप ये एश्योर कर लें कि जो टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसी से ज्वाइन करें। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में लगी हुई जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गई, प्रोसेसर हो गया, कैश मेमोरी हो गई, ये सब आपस में कन्वर्सेट कैसे करते हैं, मतलब एक से दूसरे को डेटा कैसे पास करते हैं। सीमोस की वजह से, बायोस की वजह से, बस, या फिर पेरिफेरल्स की वजह से। तो दरअसल सही आंसर है बस। ये बस ही है जो कि एक से दूसरे कंपोनेंट्स तक डेटा को ट्रांसमिट करने का मदरबोर्ड में काम करती है। मदरबोर्ड अपने आप में एक चिप है। उस चिप में आपने देखा होगा इस तरीके की लाइनें जा रही होती हैं जो कि सिल्वर कलर की आपको दिखाई देती हैं। बस वही लाइनों की बात हो रही है, यही बस कहलाती हैं। इसके अलावा सीमोस की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जैसा आपकी घड़ी में सेल लगा रहता है ना, बहुत छोटा सा, सिल्वर कलर का, उसी तरीके से कंप्यूटर के मदरबोर्ड में उससे थोड़ा बड़ा सेल लगा रहता है। इसी को बोलते हैं सीमोस बैटरी। ये सीमोस बैटरी हमेशा आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको एक्टिव रखने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, मान लीजिए सुबह 7 बजे आपने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया, फिर आपने अगले दिन सुबह 7 बजे कंप्यूटर खोला, या फिर किसी भी टाइम आपने खोला, तो आपने क्या ये ध्यान दिया है कि आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम बिल्कुल वही एग्जैक्ट दिखा रहा होता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? कंप्यूटर तो आपका बंद था। तो दरअसल इस तरीके के फंक्शंस सीमॉस बैटरी एक्टिव करके रखती है आपकी डिवाइसेस में। और बायोस की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपके कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो चाहे वो आउटपुट डिवाइस हो, उन सभी के प्रोग्राम्स जो हैं वो सब बायोस में ही होल्ड होते हैं। और पेरिफेरल्स की अगर बात करें तो पेरिफेरल्स का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस जो कि आपके सामने कंप्यूटर में होती हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे कि फिर चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या फिर आउटपुट डिवाइस हो। एग्जाम्पल के तौर पर मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, आप इन सभी डिवाइसेस को देख पाते हो, ठीक है। माउस हो गया, ये सब क्या है? पेरिफेरल्स हैं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की मेरी आईडी है वरुण अवस्थी 07। पहली खबर है आज की कि ये कौन सा देश है जिसने अमेरिका के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है स्वीडन। और स्वीडन ऐसा करने वाला पहला नहीं बल्कि दूसरा देश बन गया है। इससे पहले साल 2021 में नॉर्वे पहला ऐसा देश बना था जिसने अमेरिका के साथ ये पैक्ट साइन किया था। अब डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट का मतलब क्या है, समझिए। इसका सीधा मतलब है कि नॉर्वे और स्वीडन, इन दोनों के एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, जितने भी इनके बेस होंगे, उन सभी बेसेस को अमेरिका सीधे तौर पर एक्सेस कर पाएगा, या आप बोल सकते हो यूज कर पाएगा। अमेरिका का तो इसका फायदा हो रहा है। अब नॉर्वे और स्वीडन को क्या फायदा है? इसका सीधा असर यह है कि स्वीडन और नॉर्वे में किसी भी तरीके की वॉर क्राइसिस अगर होती है, या फिर किसी भी तरीके की दूसरी, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई या हेल्थ क्राइसिस हो गई, तो उन सभी को सबसे पहले अमेरिका ही टेक केयर करेगा। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो, ये उस तरीके से हाथ मिलाना हुआ कि भाई, आप हमारे जितने भी मिलिट्री बेस हैं आप उन्हें यूज करो, हमारी डिफेंस भी आपकी हो गई, लेकिन इसके बदले में, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, आप सबसे ज्यादा पैसे वाले हो, तो इस वजह से आप हमारी ये सारी जिम्मेदारियां ले लो। कल को कोई भी दुनिया का देश अगर स्वीडन और नॉर्वे के ऊपर अटैक करता है, तो आप ये समझ लीजिए, इसका डायरेक्ट मतलब है कि अमेरिका सीधे तौर पर सामने खड़ा है। आप स्वीडन और नॉर्वे से जंग नहीं करेंगे, आप सीधे अमेरिका से जंग करेंगे। और स्वीडन अभी हाल ही में नामांकित भी हो चुका है नाटो के लिए। अभी नाटो में ये मेंबर बनने बाकी हैं, लेकिन अप्रूवल सारे इनको मिल गए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्वीडन ने तब अप्लाई किया था जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया था। और जब से रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उस केस में यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ ये पैक्ट साइन कर सकते हैं, स्पेशली जो कि नाटो के अंदर कंट्रीज हैं।
और स्वीडन की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं स्टॉकहोल्म। और स्वीडन के इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उल्फ क्रिस्टरसन। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बता दूं, आने वाले टाइम में फिनलैंड और डेनमार्क, ये चारों नॉर्डिक कंट्रीज हैं। फिनलैंड और डेनमार्क से अमेरिका ऑलरेडी इस पैक्ट को लेकर बात कर रहा है। तो अमेरिका पूरा टारगेट लेकर चल रहा है कि नॉर्डिक कंट्रीज, ये जो चारों हैं, इन चारों को अमेरिका बहुत अच्छे से मिलिट्री बेसिस के तौर पर यूज कर पाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो अमेरिका वैसे भी सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम है उसके पास, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को बहुत पीछे छोड़ने का काम हो जाएगा अमेरिका का। अभी हाल ही में एक नॉवेल लॉन्च करी गई है, इसका नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल हीरो, जिसे आप बोल सकते हो। इसका टाइटल है एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लॉन्च किया है हुमा कुरैशी ने। और ये हुमा कुरैशी की डेब्यू नॉवेल है। इसके लिए इनका कहना है कि कोशिश इनकी होगी कि आने वाले टाइम में ज़ेबा नाम की इस नॉवेल को लेकर ये एक मूवी भी बनाएंगे। और इस नॉवेल की खास बात यह है कि इस ये फिक्शन बेसिस पर आधारित है। और इसमें एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है ज़ेबा नाम का, जो कि सोशल, पॉलिटिकल, हर तरीके से कहीं न कहीं उसका जीवन इन्हीं दोनों चीज़ों के आसपास घूमता रहता है, सोशली और पॉलिटिकली। और अगर बात करें कि इस बुक को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो अभी हाल ही में बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल का 12वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें नॉवेल लॉन्च करी गई। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कौन से दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 7 दिसंबर को। परसों के दिन यह दिवस मनाया गया। पहली बार यह डे 1996 में मनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में जो सिविल एविएशन है, इसमें बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी में हम लोग अपग्रेड करते रहें। क्योंकि आपको पता है, एक टाइम हुआ करता था जब रेयरली ही लोग विमान की यात्रा कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में बहुत कॉमन हो चुका है विमान की यात्रा करना। कोई भी व्यक्ति जो कि 20,000 की नौकरी कर रहा है, वो भी एक फ्लाइट का टिकट खरीद सकता है कुछ दिनों के अंतराल पर। तो इसको और बेहतर बनाना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बेहतर होना चाहिए। और पहले सबसे बड़ी चीज़ कि सिविल एविएशन में रश नहीं हुआ करता था। अब तो इतनी फ्लाइट्स होती हैं, तो उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अपने आप में चैलेंज है, जिसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में गूगल के द्वारा आज तक का सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम गूगल ने रखा है जेमिनी। और ये सीधे सीधे राइवल है किसका? चैट जीपीटी का। आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। और ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, चैटबॉट। तो इसके अगेंस्ट ही जेमिनी को लॉन्च किया है गूगल ने। अब जेमिनी को 3 वर्जन में लॉन्च किया गया है। पहला वर्जन इसका है अल्ट्रा वर्जन, ठीक है। दूसरा है इसका प्रो वर्जन। और तीसरा है इसका नैनो वर्जन। जो अल्ट्रा वर्जन है, ये इसका सबसे ज्यादा पावरफुल वर्जन है। मतलब ये मल्टीटास्क कर सकता है। आप इससे कम्युनिकेशन करिए, आप इससे मैप पूछिए, ये दुनिया में किसी भी एरिया के मैप आपको बता सकता है। आप इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी मांगिए, ये आपको देगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, आप इससे रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछिए, आप ये आपको पजल भी सॉल्व करके दे सकता है। ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, प्लानिंग, ये सारी चीजें आप आपको देगा अल्ट्रा वर्जन। प्रो वर्जन इससे कम फैसिलिटीज देता है। और जो नैनो वर्जन है, ये किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए बनाया गया है। जो अल्ट्रा वर्जन है, ये सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में यूज होगा। प्रो वर्जन जो है, ये मेन फ्रेम्स वगैरह में यूज होगा। और जो नैनो वर्जन है, ये आप अपने फोन पे यूज कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद। और आज की डेट में चैट बॉट्स जो है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी अपने आप में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए, आपने कहीं का फ्लाइट टिकट किया है, ठीक है। अब आपको जानकारी चाहिए कि फ्लाइट में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है टाइमिंग्स में। तो आप सीधे जाते हो, जैसे मान लीजिए आपने विस्तारा से फ्लाइट का टिकट किया। अब विस्तारा की वेबसाइट में जाइए, आपको साइड में एक चैट बॉट मिलेगा। उधर दूसरी तरफ कोई और नहीं बैठा हुआ है, कंप्यूटर ही आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट। तो उसी तरीके का कुछ है जेमिनी। और गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया। और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। ये भारत सरकार का कौन सा विभाग है जिसके द्वारा पूरे देश भर में एक कैंपेन चलाया जा रहा है? दरअसल ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। और इसका नाम है जागो ग्राहक जागो। इस तरीके का कैंपेन पहली बार नहीं हो रहा है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जिसको उपभोक्ता मंत्रालय बोलते हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय पहले भी मल्टीमीडिया कैंपेन पूरे भारत भर में अवेयरनेस को लेकर चलाते आए हैं कि जागो ग्राहक जागो का मतलब ये है कि सरकार टाइम टाइम पर यह कैंपेन चलाकर लोगों को यह बताती है कि आप आज की डेट में जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे कैसे बचें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी की डिवाइस को यूज ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, और किसी को अपनी डिवाइस ना यूज करने दें वो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिवाइसेस में कई तरीके के स्पाईवेयर आ जाते हैं, कई तरीके के वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, जो कि आपके डिवाइसेस को अफेक्ट कर पाते हैं। एक बार ये स्पाईवेयर आपकी डिवाइस में आ जाते हैं, उसके बाद सामने बैठा हैकर आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकता है। अब आप सोचिए, अगर आपके मोबाइल के अंदर एक स्पाईवेयर आ गया है, तो आपके मोबाइल में जितनी भी फोटोज हैं, जितने भी आपके पर्सनल वीडियोज हैं, या फिर जितनी भी आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल है, आपके बैंक की डिटेल है, ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर इस बार ये कैंपेन चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत सेक्शन 38(7) में सरकार इस बात को आश्वस्त करती है कि जो भी कंप्लेन्स हैं इस तरीके की, उनको 3 महीने के अंदर रिजॉल्व किया जाए। हाल ही में कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है जिसको प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर विकलांगों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है? तो ये है अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया पहले भी कई सारे ऐसे कैंपेन चलाती आई है जिसका फायदा पूरे भारत भर के अंदर दिव्यांगजनों को मिला हुआ है। इसके अलावा अमेजॉन इंडिया और भी कई क्षेत्रों में काम कर रही है। कुछ टाइम पहले इन्होंने खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के साथ पैक्ट साइन किया है। इसके अलावा कुछ टाइम पहले ये बुनकरों के लिए एक ट्रेनिंग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं। भारत भर के जो बुनकर हैं उनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी भारत के अंदर एमएसएमईज हैं उनको भी ये ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, लघु और मध्यम उद्योग के अंतर्गत। तो अमेजॉन इंडिया इस तरीके के कई काम करते रहते हैं। तो फिलहाल इनको दिव्यांग जनों के लिए बेहतर कार्य करने के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अमेजॉन कंपनी की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और अमेजॉन के फाउंडर कौन है? ये हैं जेफ बेजोस। और अभी कुछ टाइम पहले अमेजॉन के नए सीईओ बनाए गए, इनका नाम है एंडी जेसी। ये इस टाइम पर अमेजॉन के सीईओ है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है शॉन डेविस। 57 की एज में इनका निधन हो गया। ये किस बारे में प्रख्यात थे? तो शॉन डेविस कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम थे, और अभी हाल ही में 57 की उम्र में इनका निधन हो गया। इनको किडनी से रिलेटेड कई सारे इश्यूज होने लगे थे बॉडी बिल्डिंग की वजह से। फिलहाल इनके बारे में अगर बताऊं तो इन्होंने एक नहीं कई टाइटल अपने नाम किए हुए हैं, जैसे कि मिस्टर ब्रिटेन का टाइटल ये जीत चुके थे, मिस्टर यूरोप का टाइटल भी ये जीत चुके थे, मिस्टर यूनिवर्स का भी टाइटल ये जीत चुके थे 1996 में। और इन्होंने अपने करियर में एक टाइम में सबसे ज्यादा वेट जो उठाया है, 151 किलो वेट इन्होंने उठाया है अपनी हाइट के बराबर। और इस इंसिडेंस के बाद से इनको डायनासोर का टाइटल भी दिया गया था। लोग इन्हें प्यार से डायनासोर बोलने लगे थे। तो बॉडी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा नाम शॉन डेविस अब हमारे बीच नहीं रहे। ये भारतीय मूल की कौन सी नॉवेलिस्ट हैं जिनको सिंगापुर के हाईएस्ट आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसको सर्वोच्च कला सम्मान बोल सकते हो आप? तो सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान दिया गया है मीरा चंद को। किसको? मीरा चंद। ये भारतीय मूल की नॉवेलिस्ट हैं, और इन्होंने सिंगापुर के कल्चर और आर्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसकी वजह से वहां की सरकार ने इन्हें सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा एक और नॉवेलिस्ट हैं जिनको सम्मानित किया गया। इनका नाम है शूचेन लिम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शूचेन लिम। बाकी पीडीएफ में मैं मेंशन कर दूंगा। इनको भी सम्मानित किया गया। और एक मलय डांस वेटरन है जिनका नाम है उस्मान अब्दुल हामिद। उस्मान अब्दुल हामिद, इनको सम्मानित किया गया इनके डांस के लिए। भारत के नए वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अब से कौन होंगे? तो इंडियन नेवी ने इस बात का फैसला किया है कि अब वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की कमान दी जाएगी वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। और दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर के रूप में इस टाइम पे कार्यरत हैं। फिलहाल ये वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की जो कमान है ये जनवरी 2024 में संभाल लेंगे। अभी हाल ही में इंडियन नेवी डे भी मनाया गया 4 दिसंबर को, 3 दिन पहले ही।
ये कौन है जिनको बीबीसी बोर्ड के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये अपने आप में इतिहास में रिकॉर्ड हो गया है कि पहली बार किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को ये पोजीशन बीबीसी बोर्ड में दी गई है। बीबीसी का मतलब आपको पता है? इसको बोलते हैं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड है, या फिर आप बोल सकते हो ब्रिटेन का सबसे बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो पहली बार ये रिकॉर्ड हो गया है समीर शाह के नाम। समीर शाह भारतीय मूल में बेसिकली पैदा हुए थे और इस टाइम ये 71 वर्ष के हैं। इन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा मीडिया एग्जीक्यूटिव का करियर अपना बनाया हुआ है। इसके अलावा ये बीबीसी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। तो अब इनके योगदान को देखते हुए, इनकी रिच एक्सपीरियंस को देखते हुए बीबीसी बोर्ड में हेड के रूप में पोजीशन इनको संभालनी होगी अब। और समीर शाह जो हैं ये 1960 में अपने माता-पिता के साथ ब्रिटेन में ही शिफ्ट हो गए थे। इस टाइम इनकी उम्र है 71 वर्ष। तो आप ऐसे समझ लीजिए ये हो गए करीब 40 उधर, 20 इधर, 63 साल। तो 63 साल मतलब करीब-करीब आप ये मान लीजिए कि ये 8 साल के होंगे जब ये ब्रिटेन चले गए थे अपने माता-पिता के साथ। बाकी बीबीसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1922 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है इंग्लैंड में लंदन। और बीबीसी के डायरेक्टर जनरल हैं टिम डेवी। क्या नाम है? टिम डेवी। ये कौन सा संस्थान है जिसको CII एग्जिम बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिजनेस एक्सीलेंस के लिए? तो 2023 का CII एग्जिम बैंक अवार्ड से सम्मानित करी गई है बेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं के सदाशिव मूर्ति। क्या नाम है? के सदाशिव मूर्ति। और इन्होंने जिस तरीके से टाइम पे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है, भारत सरकार को बिजनेस में फायदा पहुंचाया है, इस वजह से इनको CII एग्जिम बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है इसको यूरोपियन फाउंडेशन के द्वारा भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो एक है भेल, ठीक है, एक और भेल है, उसको भी भेल बोलते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये जो ये है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी, ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और दूसरा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोला जाता है, इस वजह से भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर में और इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नई दिल्ली में। ये कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ATP रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर 1 रैंक हासिल करी है? और ऐसा ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, इतिहास रच दिया है इन्होंने 8वीं बार ऐसा करके। ये हैं सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। और आज तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ है टेनिस के अंदर जिसने अपने करियर में 8वीं बार नंबर 1 रैंक ATP में हासिल करी हो। ATP का मतलब पता है क्या है? इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। और ATP की स्थापना 1972 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है लंदन। नोवाक जोकोविक ने अभी तक अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, जो कि अपने आप में एक दूसरा रिकॉर्ड है सबसे बड़ा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिनका नाम है केविन डूरेंट, ये कौन से खेल से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। 2024 के किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो SSC का कोई भी एग्जाम हो, और अभी हाल फिलहाल में फरवरी में SSC GD लगाई हुआ है, आपने देखा हजारों की तादाद में वैकेंसी है इस बार। तो पहली चीज तो आप वो फॉर्म जरूर भरें। इसके अलावा आप किसी भी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे मेरा GS GK का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं प्री प्लस मेंस के लिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कवर है। और अगर आपको इसके लिए डिस्काउंट चाहिए तो आप SSC GS गुरु पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपको डिस्काउंट चाहिए। टीम आपको तुरंत कॉल करेगी और डिस्काउंट दे देगी। कई सारे स्टूडेंट हैं जो अप्रोच करते हैं और टीम उन्हें तुरंत डिस्काउंट अवेल करवाती है। बाकी आप डेली क्विज देना ना भूलिए। स्टैटिक GK का जो बैच है आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, यह लाइव बैच है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक बैचेस जैसे कि केवल हिस्ट्री, केवल पॉलिटी, केवल साइंस, इस तरीके के बैचेस भी अवेल कर सकते हैं एग्जाम इंजन में। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।